नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ खास मेहमान हैं प्रोफेसर विश्वजीत धर, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं। और उनके साथ मैं बातचीत करूंगी एक खास रिपोर्ट के बारे में, जो रिपोर्ट दरअसल आई है अभी पब्लिक डोमेन में। कुछ ही दिन हुए हैं, एक हफ्ते से कम का वक्त हुआ है। इस रिपोर्ट को जारी किया है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने। इस रिपोर्ट का शीर्षक है स्टेट ऑफ द वर्किंग इंडिया 2026 रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में कुछ काफी चिंताजनक बातें हैं भारत के डेमोग्राफिक्स युवाओं के लिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि युवाओं में बेरोजगारी एक प्रमुख मुद्दा बन गई है। और रिपोर्ट के अगर हम की आंकड़ों को देखें, जिसमें कहा गया है कि एक तरफ जहां हमारी एजुकेशन लेवल्स बढ़ रही हैं, लिटरेट लोग शामिल हो रहे हैं वर्कफोर्स में, तो जो हमारी शिक्षित उपयुक्त जो युवा हैं वो कार्यबल बढ़ रहा है, लेकिन उसके उपयुक्त नौकरियां नहीं है कि आपके डिग्री के हिसाब से आपको वेल पेइंग वाइट कॉलर्ड सैलरी जॉब्स नहीं मिल रही हैं। एक आंकड़ा है इस रिपोर्ट में जो कह रहा है कि 25 वर्ष से कम उम्र के लगभग 40% स्नातक यानी कि ग्रेजुएट्स वो बेरोजगार हैं, जिसमें पुरुष महिलाएं शामिल हैं। ग्रेजुएशन के एक साल बाद भी स्थायी वेतन भोगी नौकरी जो है वो नहीं मिल पा रही है, कि जो परमानेंट हो, थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग हो, अच्छे कंपनीज की हो। अस्थायी जॉब्स तो मिल जा रहे हैं, सैलरीड व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं मिल रही हैं। युवा स्नातकों में से 40% बेरोजगार हैं भारत में। 40% ऑफ इंडियन ग्रेजुएट्स आर टुडे अनएम्प्लॉयड। ये भी कहा जा रहा है कि रोजगार की मांग के अनुरूप जो है रोजगार के अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। और जो 12वीं पास हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन के पहले 12वीं जब तक की है, सिर्फ 4% लड़कों को पहले साल में स्थायी नौकरी मिल रही है। तो इसमें बहुत सारी बातें की गई हैं, डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं। प्रोफेसर विश्वजीत धर, अगर सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर सकूं, इन आंकड़ों को देखकर क्या ऐसा लग रहा है कि भारत में आज जो संकट है वो डिग्री की नहीं, वो जॉब्स की है? नहीं, बिल्कुल। ये तो बात तय है कि अगर लोगों के जेब में पैसा नहीं है तो बिक्री नहीं होगी। ये हम बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि बिक्री की जो प्रॉब्लम है और जो प्राइवेट सेक्टर जो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, और एक बहुत बड़ा एक संकट वहां पर है, क्योंकि फिर आके सरकार को इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। वो हमारे वित्त मंत्री हर साल बोलते हैं कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। प्राइवेट सेक्टर तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी जब तक उनका जो सामान जो वो तैयार करेंगे उसकी बिक्री का कोई गारंटी नहीं होगी। और वही आके जो है हम जो कहते हैं कि डिमांड का जो मांग की जो समस्या है, डिमांड का जो समस्या है इकोनॉमी में, वो काफी भयंकर रूप में अब आगे आ रहा है। तो ये जो रिपोर्ट की बात हम डिस्कस कर रहे हैं, वो वही बात दोहरा रही है कि जो हमारे जो शिक्षित वर्ग के जो युवा हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, और जब तक नौकरी नहीं रहेगी तब तक खर्चा कहाँ से होगा। और जब तक खर्चा नहीं कर सकेंगे, जब तक मांग की स्थिति जो है वो बेहतर नहीं होगी, तो इस अर्थव्यवस्था का जो भविष्य है वो सही दिखता नहीं है। ये मेरा सर, शुरुआत। मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर्स, चूंकि उनकी इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से कंज्यूमर कैपेसिटीज नहीं बढ़ रही हैं, तो वो इसीलिए जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। तभी इन स्टूडेंट्स के पास में डिग्रीज हैं, क्लास 12 की डिग्रीज हैं, ग्रेजुएशन की डिग्री हैं, लेकिन जॉब्स नहीं हो रहा। तो ये क्या एक विशियस साइकिल है कि अगर इनको जॉब नहीं मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा, और प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इनके लिए जॉब्स की अपॉर्चुनिटी नहीं हो रही है? देखिए, अब ये जो सिचुएशन है, जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर, वो एक और डायनेमिक है। उसके बारे में भी हमें चर्चा करना चाहिए कि बहुत सालों से, बहुत दशकों से मैं कहूंगा कि प्राइवेट सेक्टर ये कहता चला आ रहा है कि जो हमारे युवक जो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं वो अनएम्प्लॉयबल हैं, क्योंकि उनको सीधी तरह से जो हम सीधी उसमें बात है, सिंपल उसमें शब्द में कहें कि उनको यूनिवर्सिटी से निकलते ही उनको नौकरी नहीं दिया जा सकता। उनके उनके ऊपर और भी इन्वेस्ट करना पड़ता है, और वो शायद प्राइवेट सेक्टर उतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है।
क्योंकि सबको अपना जो मुनाफा के तरफ से से देखना पड़ेगा, तो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारी जो 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 शिक्षा व्यवस्था है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। और हमें जगह अगर हम शिक्षा व्यवस्था को हम ठीक नहीं करते, जैसे आपने कहा कि वो यूनिवर्सिटी या जो 12वीं क्लास वहां से निकलते ही उनको नौकरी नहीं मिलती है। कारण तो यह है कि वो जॉब मार्केट के लिए रेडी नहीं है, उसको तैयार नहीं किया जा रहा है। और हमने भी देखा है, मैं भी पढ़ाता था, मैं भी शिक्षक था, कि हमारे यूनिवर्सिटीज के बड़े यूनिवर्सिटीज के जो करिकुलम है, वो डफटेल नहीं है मार्केट के डिमांड के हिसाब से। हम अभी भी वही पुरानी चीजें हम पढ़ाते चले जा रहे हैं अपने बच्चों को, और उनको तैयार नहीं करते हैं जॉब मार्केट के लिए। तो एक ये बड़ा समस्या है। और बाकी और भी है कि देखिए, इसने रिपोर्ट ने जरूर कहा है कि जो शिक्षित का संख्या बढ़ रहा है, पर एक एक बात और भी तय है कि हमें ये भी पता है, इसमें भी कहा है, रिपोर्ट ने भी कहा है कि एक्सेस टू एजुकेशन में काफी इनिक्विटी है। लोगों को आसानी से शैक्षिक संस्थाओं में और टर्शियरी सेक्टर में, हायर एजुकेशन में वो पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि एजुकेशन बहुत महंगा हो गया। प्राइवेटाइजेशन का जो दौर चला है, उससे जो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशंस आए हैं, उसके फीस हम सबको पता है, और हम में से कितने लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी पता है हमें। तो एक तरह से विशेष साइकिल की जो बात कर रहे हैं ना, तो लोग अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दे भी नहीं पा रहे हैं, और दे नहीं पा रहे हैं तो वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं, और शिक्षित नहीं हो रहे हैं, फिर जॉब मार्केट में सप्लाई भी नहीं हो रहा। ठीक सर, जब आप कहते हैं, और क्योंकि ये आज की एक डिबेट, ओवरनाइट की डिबेट नहीं है, जैसा आपने कहा कि आप भी जब पढ़ाते हैं, ये जो बच्चों की स्किलिंग से जुड़ी हुई हम स्किल सेट्स की बात करते हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि हमने स्किल इंडिया मिशन में पैसे लगाए हुए हैं, हमने योजनाएं लॉन्च की हुई हैं। व्हाट काइंड ऑफ आर स्किल सेट्स आर वी टॉकिंग अबाउट, जिससे कि हमारी ये जो यूथ वर्कफोर्स है वो सही में एम्प्लॉयबल हो सके, और उनके लिए किस तरह की जॉब्स की क्रिएशन की जरूरत है हमें? क्या वो जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग के जरिए आएंगी? क्या वो जॉब्स गिग इकोनॉमी के जरिए आएंगी? कैसे आएंगी वो जॉब्स? देखिए, अभी कुछ दिन पहले सीएजी का एक रिपोर्ट आया है, ये स्किल इंडिया मिशन के ऊपर, और सीएजी ने बहुत शार्प कुछ कमेंट्स किए हैं कि ये जो पूरा स्किल इंडिया का जो प्रॉब्लम है, प्रधानमंत्री जो योजना है इसका, ये दिस इज नॉट गोइंग एनीवेयर, उसका कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। तो इसका जो डिजाइन है, अभी तो वक्त नहीं है उसको डिस्कस करने के लिए, पर कम शब्दों में उसका पूरा डिजाइन में काफी फ्लॉज हैं। जिस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें फ्लॉज हैं। और हमें ये भी पता है कि देखिए, अब जब भी सरकार, और आज की सरकार नहीं, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, जब कोई एक स्कीम लॉन्च करती है, तो बहुत जोर शोर से ये स्कीम के बारे में अनाउंसमेंट होता है, और पहले साल में, दूसरे साल में तो बहुत ज्यादा एलोकेशन भी हो जाता है। पर आप इम्प्लीमेंटेशन देखिए, उसके सब्सिक्वेंट सालों में वो पैसा घटता चला जाता है, उसका पूरे जितने फ्लॉज है वो आगे नजर आता है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है स्किल केस में, स्किल के सिचुएशन में। हम स्किल इंडिया मिशन हमने बहुत सालों से, दशकों से मैं कह रहा हूँ कि ये तो यूपीए का था, स्किल इंडिया का जो प्रोग्राम था, पर करीब 20 सालों में हमने इस क्षेत्र में कोई भी आगे हम बढ़े नहीं, उसके ऊपर कोई बढ़ोतरी उसके ऊपर हुई नहीं है। और दूसरी बात मैं और भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, स्किल तब होगा जब यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री वो एक साथ काम करेंगे। जो भी आप मेच्योर इकोनॉमी की आप देखिए, यहाँ पर बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में कॉर्पोरेट सेक्टर की हिस्सेदारी है, और हिस्सेदारी ये नहीं कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं,
पर पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। हमारे बताइए कितने यूनिवर्सिटीज हैं, इवन दोज यूनिवर्सिटीज जहां पे जैसे प्राइवेट सेक्टर ने खुद इनिशिएटिव लिया है कि यूनिवर्सिटी खड़ा करने के लिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपको आप सबको पता है, वहां पर उस उस बिजनेस हाउस का कितना पार्टिसिपेशन है। हाँ, तो ये जो हम बात करते हैं ना कि पब्लिक प्राइवेट और ये सब जो बातें, जो बड़ा क्लीशे सा हो गया है, ये सब क्षेत्र हैं जहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत जरूरी है। जहाँ पे सरकारी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे पर और जो अफोर्डेबल हैं, अभी भी अफोर्डेबल है, साधारण साधारण जो तबके के लोग हैं, वहां पर सरकार को चाहिए कि इनको प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करें आके पार्टिसिपेट करने के लिए। वहां उनको बताए कि क्या क्या कोर्सेज, कैसे कैसे कोर्सेज डिजाइन करने चाहिए ताकि वो ये जो बच्चे हैं वो जब ऐसे ही ग्रेजुएट होकर निकले वहां से, एकदम से उनको जो इंडस्ट्री में नौकरी मिल सके। सर अभी भी हम जैसे टीयर 2 टीयर 3 अगर सिटीज की बात करें, टॉप सिटीज को हम छोड़ दें, मेट्रो सिटीज की छोड़ दें, वहां तो फिर भी आपकी आप व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात करते हैं। आप बिहार के किसी दूर दराज के इलाके में चले जाए, गांव में चले जाए, उत्तर प्रदेश में चले जाए, अभी भी वो ऑब्सेशन होता है कि हम जो है सरकारी नौकरी करेंगे, उसमें कम से कम कुछ स्थायित्व मिलेगा, कुछ जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। और एक तरफ हम एआई के दौर की बात कर रहे हैं, अभी इंडिया ने एआई समिट को होस्ट किया। एआई से किस तरह के जॉब्स रिप्लेस होंगे, कितनी नौकरियां जाएंगी, अपने एआई टूल का इस्तेमाल नहीं किया तो आप जो है वर्क रेडी नहीं होंगे। इस पूरे दौर में आपको क्या लग रहा है, हमारी जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज हैं उसमें जॉब एक्सपेंशन, जॉब मार्केट को करंटली आप कैसे देख रहे हैं सर, फॉर यंग ग्रेजुएट्स, फॉर यंग स्टूडेंट्स? देखिए टीयर 2 टीयर 3 की तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक तरह से तैयार नहीं हुई है। और हमारे अगर तो आप इंडस्ट्रीज की बात करें, सरकार देखिए सरकारी नौकरी जो है वो तो बढ़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि सरकार तो पहले ही डिसाइड कर लिया था 2-3 दशक पहले कि डाउनसाइज करना है सरकार इसको। और अगर हमारे युवक को एक हाई पेड जॉब मिले जिसकी मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड काफी है उस क्षेत्र में, तो एक तरह से अपने आप ही वो एक तरह से एक परमानेंट सा हो जाता है। मान लीजिए कि आज के दौर पर आईटी का काफी डिमांड था, बहुत हमारे युवक जो है वो आईटी क्षेत्र में गए और एक अच्छा दौर आया वहां पर। जॉब चेंज करते करते उनको उनको और भी बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलते रहे। तो ये नहीं कि वो परमानेंट जॉब थे उनके, उस तरह से जैसे हम सरकारी नौकरी की बात करते हैं। पर इतना डिमांड था इन जॉब्स का कि उनको आसानी से नए नौकरी मिले, इम्प्रूवमेंट हुए। और एक बात मैं कहूं कि जो आईएलओ एक टर्म यूज करता है, डिसेंट वर्क। और डिसेंट वर्क का मतलब है आपको ठीक तरह से नौकरी मिले, तो रोज जो आपका इनकम मिले और उसके साथ सोशल सिक्योरिटी में भी मिले। और ज्यादातर जो नौकरियां अभी हो रही हैं, इवन जो आप व्हाइट कॉलर जॉब्स की बात करें, सोशल सिक्योरिटी की जो बात है वो अभी भी इतना वो नहीं है, अवेलेबल नहीं है। सर एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, इस रिपोर्ट में जो एक और डेटा पॉइंट दिया गया है, कहा गया है कि जो कामकाजी उम्र की आबादी का हिस्सा है इंडिया में वो 2030 के बाद घटने लगेगा, जो वर्किंग एज की हमारी पॉपुलेशन है। व्हाट डज इट इंप्लाई फॉर एन इकोनॉमी लाइक इंडिया? देखिए हम बहुत सालों से ये बात करते चले जा रहे हैं कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का एक फायदा मिलने वाला है। डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये है कि हमारे यहाँ यंग एज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ये भविष्य में देश की उन्नति में कंट्रीब्यूट करेंगे। इनकी जब रोजगार बढ़ेगी तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड दैट इज व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड। नाउ डेमोग्राफिक डिविडेंड जो की बात अगर हम करें तो हमें जो बातें हमने अभी कही है, अभी तक जो डिस्कस किया हमने, कि रोजगार मिलना जरूरी है,
इनका एक भविष्य का एक सिक्योरिटी मिलना बहुत जरूरी है, तभी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हम कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि ऑलरेडी जो डेमोग्राफिक डिविडेंड का से हम धो बैठे हैं, क्योंकि आज की तारीख में हम कह रहे हैं 2026 में ही कह रहे हैं, और 2031 में जो डेमोग्राफिक जो कर्व है उसका वो गिरने वाला है, जो डिपेंडेंसी रेशो का कर्व है, कितने जितने कामकाजी जो लोग हैं वो कम घटने वाले हैं। तो तो अभी से हम बात कर रहे हैं, 5 साल की बात तो बहुत दूर है। और तो मुझे लगता है कि जो बातें इस रिपोर्ट में कही गई हैं, ये कोई नई बातें नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं। बहुत सालों से, दशकों से हम ये बात कहते कहते चले जा रहे हैं। और हमारा हमारा हम में और चाइना में एक जो गल्फ हो गया है, सब तरह से अब देखें, वो इसीलिए हुआ है कि हमने अपने युवकों को ठीक तरह से तैयार नहीं किया है। हमारी जॉब मार्केट, जो हमारे जो लेबर मार्केट है, उसमें पूरे इम्परफेक्शंस भरे हुए हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। कुछ लोग जो राइट। टाइम तो नौकरी करते हैं साल में, बाकी बाकी समय जो है वो काम वही कर सकते हैं। और वो एक बड़ा प्रॉब्लम है। अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा हमारा प्रॉब्लम अंडर एम्प्लॉयमेंट का है। इम्पॉर्टेंट है कि अनएम्प्लॉयमेंट से ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट हमारा प्रॉब्लम है। और आई थिंक ये टेलिंग रिमार्क है कि अगर ये प्रॉब्लम्स इतने सालों से जो हैं चले आ रहे हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि रिपोर्ट में जो बातें हाईलाइट की गई हैं ये कंसर्न्स पुरानी हैं, तो हम एक तरफ जहां पर एक विश्व गुरु होने की बात करते हैं, 2047 की इकोनॉमिक स्टेटस की बातें करते हैं, लेकिन अगर ये एट द हार्ट ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में जो ये हमारी चुनौतियां वो खत्म नहीं हो रही हैं, तो उसका निश्चित रूप से एक बहुत चिंताजनक पहलू है। बिल्कुल आखिरी में सर आपसे जानना चाहूंगी कि हम एक ऐसे वक्त में बातचीत कर रहे हैं जब एक युद्ध जारी है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हो कि मैं 5 दिन के लिए शायद थोड़ी मिलिट्री सेसेशन रोक दूं, युद्ध खत्म करूं ना करूं, ये युद्ध सिमर करता रहेगा। और इस युद्ध का ऑलरेडी जो नुकसान हो चुका है दुनिया भर पर में, वो ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट हम उससे सुधर सकेंगे। अभी क्या आपको लग रहा है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संसद में जिस तरीके से जो बयान दिया और कहा कि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा, जिसके लिए तैयार रहिए, कोविड का जिक्र किया उन्होंने, इंडियन इकोनॉमी पर इस वॉर का कॉस्ट अब क्या दिख रहे हैं सर? नहीं, काफी काफी ज्यादा होगा कॉस्ट ऑफ वॉर। एक तो ये है कि हमारे जो काफी माइग्रेंट जो वर्कर्स हैं उस रीजन में काम करते हैं, और वहां से एक तो इनकम भेजते हैं, बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, और देश के जो आर्थिक स्थिति है उसको काफी सपोर्ट मिलता है माइग्रेंट वर्कर्स से। और ये जो इकोनॉमीज में जो इनका जो एक इफेक्ट हुआ है वॉर का, जो डैमेजेस हुए हैं, ये देश खुद ही कह रहे हैं कि इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस हैं। ये और इसको इसको रिकवर करने में कई साल लगेंगे। तो हमें तो अभी, और हमारी जो डिपेंडेंस है इन इकोनॉमीज के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो एक चौतरफा एक तरह से संकट है हमारे ऊपर। हमारे युवाओं को जो नौकरी मिल रहा था, काफी लोग बाहर जा रहे थे, उसमें एक समस्या आएगी। और हमारे जो हम जो निर्यात करते थे उस मार्केट में के ऊपर एक इम्पैक्ट आएगा, और उससे हमारी आर्थिक अर्थव्यवस्था के ऊपर इम्पैक्ट तो आएगा ही। तो बिल्कुल ये एक लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन होगा इसका। ठीक है, चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका तमाम इनसाइट्स के लिए। और हमने कहा कि युद्ध के तो हम अपडेट्स लगातार हमारे चैनल पर दे ही रहे हैं, लेकिन ये जो जरूरी मुद्दे हैं वी मस्टंट लूज साइट ऑफ इट। बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर विश्वजीत धर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो दर्शक भी हमारे साथ जुड़े, आपका शुक्रिया। अपना बेल आइकन नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा तमाम कंटेंट अलर्ट के लिए। नमस्कार, आदाब।